बोर्ड एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं वो कठिन क्वेश्चंस नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है। और आज वही क्लियरिटी को हम लोग बिल्ड करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश शक्ति, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एकेडमी कन्नौज। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से रिलेटेड है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ को कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे ग्राफ से रिलेटेड जो कोएफिशिएंट्स के साइन हैं उनको कैसे देखते हैं। और कोएफिशिएंट्स जो जैसे आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको डिटेल में देखेंगे भी हम क्या होता है। इसके जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं a b c, इनके साइन और इनकी वैल्यूज ग्राफ पर किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं उन सभी को देखेंगे। आप सभी लोग इस लेक्चर में बने रहिए और आखिरी तक इस चीज की गारंटी है कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया आज के बाद सीधा आप एग्जाम में जाओगे और गलती चाह के भी नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे भी कि गलती कर दो, गलती आपकी होनी ही नहीं है। इतने बेसिक से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जितने भी टफ क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन से लेके 5 मार्क का क्वेश्चन और कोई भी बनता है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, बना पाएंगे। ओके, तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो पावर कितनी है? 2 है, इसीलिए इसको क्या बोला? क्वाड्रेटिक। ओके, इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मीनिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसी के ग्राफ के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट हमने इसको मान लिया कि ये y के इक्वल है। अब यहाँ पे समझिए कि अगर ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a b c है क्या? a को आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को आप देखोगे तो ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c जो है ये क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट क्या होता है किसी का, ये चीज आप समझिए। अभी बेसिक हम देख रहे हैं, फिर ग्राफ पे बढ़ रहे हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक्स देख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है a, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a विद साइन, जो भी वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल ऐसा लिखते 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो आपसे कोई कहता कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, तो आप क्या बताते कि a की जो वैल्यू है वो 2 है। कोएफिशिएंट ऑफ x का मीनिंग क्या है? जो x के मल्टीप्लाई में है। और हमेशा ध्यान रखिए आप विद साइन वैल्यू को लेंगे। तो b को अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू कितनी है यहां से? -3। ओके, +3 नहीं बोलोगे, -3 पर विद साइन देखोगे। एंड कांस्टेंट टर्म अगर आप देखोगे, कांस्टेंट टर्म कितना है? 5। तो हल्का हल्का ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सभी को ये चीज पता होगी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, काफी इनके बारे में पढ़ा हुआ है। इसके जीरोज कितने होते हैं? जीरोज कितने होते हैं आप देखते हैं कि एटमोस्ट 2 होते हैं रियल जीरोज अगर आप देखोगे। ओके, एक को आप अल्फा लेते हैं और एक को क्या लेते हैं? बीटा लेते हैं। आप इसमें एक चीज जानते हैं क्या कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। जो पहले से आप चीजें जानते हो तो बस एक बार देख लीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है? c/a। abc हम पहले ही देख चुके हैं क्या होता है, तो इनके बारे में हल्का फुल्का हम जानते हैं, तो वहां पे लिख के छोड़ दिया और कुछ इसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है। ओके, हल्की फुल्की जितनी जानकारी चाहिए वो देख लिया। कोएफिशिएंट्स के बारे में हम समझ गए। अब हम इसके ग्राफ के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो ग्राफ क्या होता है उसको देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इस चीज को समझते हैं। तो किसी भी आपका फंक्शन का, कोई भी एक फंक्शन है आपका, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ, ये आपका क्वाड्रेटिक है या लीनियर होता कोई भी, तो उसके ग्राफ का मीनिंग होता है कि उस चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता तो है, लेकिन हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए कैसे, इस चीज को समझिए। तो बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप जानते हो अगर 2D में आप देखोगे, इसको आपने मान लिया कि ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। ओके, तो आप कैसे बनाते हो उसको कि x की डिफरेंट वैल्यूज आप यहां पे रखोगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ आएगी, मान लीजिए y की वैल्यू c आ गई। ओके, अगर इस एग्जांपल में आप देखते हैं, अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिलती मुझे? 5।
ओके, तो 0,5 एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, x की अलग अलग वैल्यू रख के y की अलग अलग वैल्यू निकालते और उन सभी को यहाँ पे अगर रख देते हम और आपस में जोड़ते तो जो ग्राफ बन के आता तो ग्राफ क्या हो जाता आपका, वही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्या हम ऐसे हमेशा बनाएंगे? नहीं, इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस ये होता है, इसका मीनिंग होता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे। अगर आपको ग्राफ जानना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है तो आप सिर्फ याद रखिए ये टॉपिक आपका क्लास 11th का होता है। ओके, तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किसी का भी आप अगर ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ किस फॉर्म का होता है, पैराबोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लो इसको, पेन कॉपी लेके ही बैठिए, कथा नहीं सुन रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, पढ़ रहे हो तो पेन कॉपी साथ में होना चाहिए और जो भी कैलकुलेशन आए उसको आप कैलकुलेट करते रहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको लिखते चलिए। तो अगर जनरल एमसीक्यू में कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अब बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, तो शेप क्या होती है, पैराबोला। कौन सी होती है, पैराबोला। अब पैराबोला आप पहली बार सुन रहे होंगे अगर आपने पहले ग्राफ के बारे में इसके नहीं देखा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, ये सब 11th के टॉपिक है। ओके, लेकिन बेसिक का यूज है वहां पे, पैराबोला आप देख लोगे शेप कैसी होती है और यहाँ हम काम चला लेंगे। तो अगर आपसे पूछा गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है तो आप बताओगे वो शेप पैराबोला होती है। कैसी होती है, पैराबोला होती है, समझे कि नहीं, पैराबोला होती है। कैसा पैराबोला होता है आप देखिए ध्यान से, ये जो यू टाइप की शेप होती है इसको क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं, बाकी हम सब समझेंगे, सिर्फ बेसिक इंट्रो है ये। क्लियर, तो आपने क्या किया, इस टाइप की शेप। अच्छा, ये ऐसे भी बन सकता है, बन तो और भी तरीके का सकता है, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये हमारे काम की चीजें नहीं है। अभी यहाँ पे दो तरीके के पैराबोला दिखेंगे, ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा। ये ऐसे ऊपर की तरफ खुला हुआ है मुंह, कहां मुंह खुला हुआ है, ऊपर की तरफ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। एंड ये नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। तो पैराबोला की ये यू टाइप की शेप होती है, कहीं बनी हुई है तो आप तुरंत देख लोगे, तो आपको बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप कहीं पे समझाना ऐसे बनना है। अब ये कैसे पता चलेगा कैसा ग्राफ बनने वाला, कहां से बनने वाला, क्या चीज है, उनको हम लोग देखेंगे अब आगे के करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने बेसिक बेसिक चीजें समझ ली हैं। काम चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो क्या होती है, x² + bx + c। ओके, तो इसका कुछ ना कुछ इसका नाम रखिए, तो नाम क्या रखा मैंने, y। तो ग्राफ देखने जा रहे हैं, समझिए, ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। कैसे ग्राफ बनाएंगे, अब तो देख लिया हमने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है, पैराबोला। मन में ही बोलिए, कैसा होता है, पैराबोला। गलती होने की कोई चांस ही नहीं होनी चाहिए। पैराबोला कैसा बनता है, पैराबोला या तो ऐसा या फिर ऐसा। ऐसे को क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, और ऐसे को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, तो ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे होगा कि ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो समझिए यहाँ पर, अगर इस टाइप की शेप बन रही है, अगर इस टाइप की शेप बन रही है आपकी, तो आप क्या बोलोगे कि ये अपवर्ड पैराबोला है। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है ए का साइन। कौन, ए का साइन। ए अगर आपका पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव। ए अगर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। सिंपल सी बात, आपको कुछ दुनियादारी में कुछ पढ़नी नहीं है। ऊपर की तरफ अगर मुंह खुला हुआ है तो एक चीज तो गारंटी है कि ये जो ए है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और ए था क्या, ए आप देखोगे ए था x² का कोफिशिएंट। तो x² के जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, इतना चीज कंफर्म है कि वो बनेगा तो ऐसे ही ऊपर, वो यहां से बने वहां से बने, कैसे भी देखेगा ऊपर। तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा वो कौन बताएगा, ए पॉजिटिव, बस वैल्यू कितनी है उससे मतलब नहीं हमें। क्लियर, ए पॉजिटिव तो ऐसा, और ए अगर नेगेटिव तो कहां बनेगा, डाउनवर्ड। तो ये किस केस के लिए हो गया, ए अगर कैसा है आपका, नेगेटिव है। कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए पॉजिटिव, आप इसको ध्यान रखिए। यहां से हमें क्या कंडीशन मिलती है कि कौन सा पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। पैराबोला जो है वो कैसा है, अपवर्ड है। और ए अगर नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे, जो पैराबोला है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड। हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू तो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, यहीं से पूछ सकता है ए की वैल्यू, और ए ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो ए क्या डिसाइड करता है, ए क्या डिसाइड करता है आपका ए का साइन, कि अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है। इतनी चीज क्लियर, यहां पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं, अब समझिए ए से तो हमने देख लिया, ए के बाद अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ी हुई है, यहां से आपने देख लिया है सभी कुछ इसके बारे में, ए बी सी के बारे में, एक टर्म होता है इंपॉर्टेंट, जरा उसको भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप जानते हो कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। या अगर पॉलिनोमियल के केस में देखोगे तो इसी को आप क्या बोलोगे, नेचर ऑफ जीरोज बताता है। क्या बताता है? नेचर ऑफ जीरोज, कि जीरोज का नेचर क्या है। अब नेचर में कौन सा नेचर, इसके बारे में बढ़िया समझाया हुआ है, एक लेक्चर आपसे करवाया हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स, पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, उसको आप देख सकते हैं जाके कि नेचर कैसे डिसाइड करता है ये। ओके, तो डी की हमने देखा हुआ कि हल्का हल्का देख लेते हैं। डी में 3 कंडीशंस होती हैं कि डी पॉजिटिव, या फिर डी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, या फिर डी की वैल्यू कैसी है आपकी नेगेटिव है तो क्या होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये इसको नेचर को बताता है 3 तरीके से। तो इसकी वैल्यू पे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है जरा उसको भी देखते हैं। आइए समझिए, अगर मान लीजिए कि डी की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, डी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या हुआ था कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। अब रूट्स का यहाँ पे क्या रिलेशन है वो हम थोड़ी देर में रुक के बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक ग्राफ के बारे में सब समझिए कि डी अगर पॉजिटिव होगा तो जो पैराबोला है वो उसको 2 जगह कट करेगा। अब 2 जगह कट करेगा, पैराबोला ऐसे भी बन सकता है और पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो डी पॉजिटिव है तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों चीज कैसी पॉसिबिलिटी है? अरे क्योंकि ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा ये डी नहीं डिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ए। तो इस केस में ए, साथ में ए पॉजिटिव होगा, इसमें ए कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर? तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डी बताता है कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करने वाला है, या कैसा बिहेवियर शो करने वाला है। पैराबोला ने अगर 2 अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया तो यहां से सिर्फ और सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो डी है उसका वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर? जो डी है वो कैसा है, पॉजिटिव है। चलिए थोड़ी चीज और सीख लेते हैं जब यहाँ पे हम सीख ही रहे हैं। जिन पॉइंट्स पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट्स उसके क्या होते हैं, जीरोज। यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगा, जो आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज होंगे वो यही होंगे। कोई परेशानी है क्या? नहीं। तो हम जानते भी हैं कि डी पॉजिटिव होता है, 2 अलग अलग रूट्स होते हैं, तो 2 अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये कंडीशंस है। अगर आपका पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है तो ये सिर्फ क्या बताता है हमें कि डी कैसा है, डी का साइन कैसा है। डी डिसाइड करता है कि ये कट करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि पैराबोला आया और ऐसे टच किया और चला गया, और यहाँ पे क्या किया, टच किया और चला गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इधर से भी आके ऐसे टच करके चला जाए। बिल्कुल। तो ये कब होगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके चला जाए, तो ये तब होगा जब डी की वैल्यू कितनी होगी, 0। मींस कंडीशन आप जानते हो कि डी की वैल्यू 0 का मीनिंग क्या है, रूट्स आर रिपीटेड। रूट्स जब कैसे हो, रिपीटेड, इसका मीनिंग ये क्या शो कर रहा है कि जो इसके रूट्स हैं, जैसे ये यहाँ पे टच कर रहा है, यही पे इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। जीरोज रूट्स की बात है, वही जीरोज होंगे, अब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 वैल्यू है तो दोनों ही एक्स की वैल्यू 2,2 होंगी। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए अगर -1 है तो -1,-1 होंगी, जानते हैं। तो एक चीज और समझ में आई कि जब कभी भी कोई कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करके चला जाता है तो वहां पे कितने रूट्स होते हैं, 2। कितने जीरोज होते हैं, 2। क्लियर? तो 2 जीरोज वहां पे होंगे और वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। क्लियर? तो 2 जीरोज यहाँ पे होंगे और दोनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे।
तो एक चीज समझ में आई, कट करेगा तो डी पॉजिटिव और डी इक्वल्स टू 0 है तो क्या करेगा, सिर्फ टच करेगा। तो बस इतने से हमें पता चल गया। और डी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। क्लियर। ए भी हम जानते हैं, ए से ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, देख लिया हमने। तो दोनों के लिए डी 0 होगा। ए क्यों है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि ए इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सॉरी, अगर मान लीजिए सॉरी सर्दी थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है। अगर क्या हुआ कि मान लीजिए ना कट किया ना टच किया, ग्राफ ऊपर ऊपर ही चला गया या नीचे नीचे ही रह गया, तो क्या होगा? इसका मीनिंग रूट्स जब हम लोग निकालते थे, जीरो जब हम निकालते थे, तो एक्सेस को कट करना चाहिए या टच करना चाहिए, या तो ना टच किया ना कट किया। इसका मीनिंग कोई जीरोज है ही नहीं। कोई जीरोज कब नहीं होते थे? जब डी की वैल्यू कैसी होती थी, नेगेटिव। मींस अगर डी नेगेटिव है, डी कैसा है, नेगेटिव, तो जो पैराबोला है आपका वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, वो ऑलवेज ऊपर रहेगा या ऑलवेज नीचे रहेगा। और डी नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग समझते हो कि कोई रियल रूट है ही नहीं। हम पहले से ही जानते हैं नेचर ऑफ रूट से भी, तो ये कंडीशन भी हम समझ गए। ऐसे देखिए इसकी कंडीशन ये 1 और 2, दो कंडीशन इसकी 1 और 2 कंडीशन। तो दो डी नेगेटिव में दो केसेस आपको दिखाए हुए हैं, और दो केसेस बन क्यों रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं, ये इसकी वजह से थोड़ी, इसकी वजह से किसने टच या कट नहीं किया। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। इसका मीनिंग क्या है, ये कब होगा? तो साथ में हमें पता होना चाहिए कि ए पॉजिटिव होना चाहिए। ये कब? तो ये कंडीशन तो याद हो गई कि ए जो है वो बताता है ऊपर देखोगे कि नीचे देखोगे, डी बताएगा कि कितनी जगह पे कट करोगे या टच करोगे या कट करोगे ही नहीं। क्लियर। तो तीनों केसेस हमने यहाँ पे देख लिए। डी के बारे में समझ लिया, ए के बारे में समझ लिया, डी के बारे में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझने जा रहे हैं सी के बारे में। ए का साइन क्लियर हो गया, ऊपर देख रहा है कि नीचे। डी का साइन क्लियर हो गया कि दो जगह कट किया या फिर एक जगह टच किया, या फिर एक भी जगह ना टच किया ना कट किया। ओके, ए और डी क्लियर हो गए। अब हम डी की बात करते हैं, सॉरी सी की बात करते हैं। कांस्टेंट टर्म, ये क्या चीज होती है? आप जरा देखो इस चीज को कि y इक्वल्स टू पैराबोला लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू जरा 0 रख के देखो, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, c। इसका मीनिंग x इक्वल्स टू 0 होता कब है? x इक्वल्स टू 0 होता कब है? तो इसको आप देखोगे ऑन y एक्सिस। ये कब होता है? ऑन y एक्सिस। मींस अगर आप y एक्सिस पर होगे तभी तक 0 होता है। अरे हाँ है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी भी x को 0 रख रहे हो, मींस y एक्सिस पे x को 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, c। तो कभी भी आप देखोगे कि ग्राफ ने y एक्सिस को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, y एक्सिस को कहां पर कट किया, कहां पर कट किया, तो कहां पे देखोगे, वो c की वैल्यू डिसाइड कर रही है कि x को 0 रखोगे तभी तो y की वैल्यू c आ रही है। मींस ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, c की वैल्यू। अब c पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा तो ऐसे इसका मीनिंग ग्राफ इस तरीके क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो y इंटरसेप्ट है, यही c होगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी, आप अगर देखोगे कि ग्राफ जो बना हुआ है आपका इस तरीके से बन सकता है, तो अब y एक्सिस को कहां कट किया, नेगेटिव में, नेगेटिव में कट किया, तो c की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या हुआ, ग्राफ नीचे कट कर रहा होगा। तो ग्राफ y एक्सिस को x एक्सिस के नीचे कट करेगा या ऊपर कट करेगा, और कितना दूर कट करेगा ये डिसाइड कौन करता है, c की वैल्यू। तो बहुत आसान है, c का कभी भी हमें साइन देखना हो या वैल्यू देखनी है तो वो कौन डिसाइड करता है। आप ग्राफ को देख लो कि y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट ही c होता है। तो c को अगर आप देखोगे ये क्या है आपका, y इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि पैराबोला ने y एक्सिस का कितना इंटरसेप्ट कट किया हुआ है। y इंटरसेप्ट कितना है उसका, वही क्या होता है, डायरेक्ट c की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये तो कंफर्म है, कैसा भी पैराबोला बने y एक्सिस को ऊपर ही कहीं कट कर रहा होगा ऐसे। क्लियर। और अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं नीचे ही होगा, बनने के तरीके कैसे भी हो उसके। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको भी देख लेंगे। तो c का जो साइन है, c की जो वैल्यू है, वो भी यहां से क्लियर हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। ओके। अच्छा, आप अगर देखना चाहो तो ये भी एक चीज समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट या सबसे ऊपर वाला पॉइंट है,
आप अगर कहीं किसी पुराने वाले क्वेश्चन में देखोगे, हम यहाँ समझा देते हैं कि जैसे ए आप मान लीजिए कि ए जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप चाहो तो आप देख सकते हो -b/2a या फिर -d/4a ये होते हैं, सेम ही लिखोगे दोनों में। ये एक्सट्रीम पॉइंट कभी भी आपको देखना हो कि जैसे इसके केस में क्या होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला होगा, इसमें सबसे ज्यादा अपर मोस्ट पॉइंट होगा वो यही होगा। क्लियर? एबीसी की वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा। कभी भी आपको निकालना हो तो इसको देख सकते हैं। ओके, -b/2a -d/4a, इसको आप देख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पे अब हम समझिए, यहाँ पे इतना सब तो हमने देख लिया, अब b की वैल्यू बची हुई है। हमने a के बारे में भी समझ लिया कि ऊपर देखोगे कि नीचे देखोगे। हमने d डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देख लिया कि वो कैसे काम करता है। d पॉजिटिव होगा तो दो जगह कट करेगा, d 0 होगा तो टच करेगा, और d नेगेटिव होगा तो या तो ऊपर ही रहेगा एक्स एक्सिस के या नीचे ही रहेगा। d को भी समझ लिया था। d के बाद हमने c को भी समझ लिया था, क्योंकि c क्या था हमारा कांस्टेंट टर्म जो था वो क्या था, जो आपका c था वो क्या था, y इंटरसेप्ट था, कि y एक्सिस पे जहां कट करेगा वही c की वैल्यू होती। बहुत आसान था वो तो। अब b का साइन कैसे देखेंगे, ठीक है, उस चीज को थोड़ा समझते हैं हम, कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे। ओके, इसको देखिए आप कितने तरीकों से समझ सकते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, क्या चीज होगा, उसको भी देखेंगे हम। क्लियर? तो एक चीज समझो कि जैसे मान लीजिए कि पैराबोला किस किस तरीके के बन सकते हैं। ऐसा बन सकता है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, मीन्स एक जीरो ये, एक जीरो ये, इस तरीके का होगा। या फिर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, कोई परेशानी है? या मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? तो इनको जरा हम देख रहे हैं, इनको जरा हम देख रहे हैं कि अब हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कि इसको आपने देखा, इसको देखने के बाद हमने कहा जरा बताओ एबीसी के साइन। आप कहोगे ऊपर देख रहा है तो ए कैसा, पॉजिटिव, दो जगह कट कर रहा है तो डी कैसा, आप कहोगे पॉजिटिव। इसको देखा कि ये ऊपर कट कर रहा है तो सी कैसा, आप कहोगे पॉजिटिव। तो तीनों के बारे में बता दिया मैंने। इसमें भी अगर देखने आओगे तो आप कहोगे ऊपर देख रहा है तो ए कैसा, पॉजिटिव, दो जगह कट कर रहा है तो डी कैसा, डी कैसा, पॉजिटिव, और ऊपर कट कर रहा है तो सी कैसा, पॉजिटिव। तो इतनी जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, क्या वो सफिशिएंट थी किसी ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए? काफी हद तक वो चीजें सही थी और काफी हद तक हम चीजों को आइडेंटिफाई कर ले रहे थे। बेसिक क्वेश्चन होगा, आप उतने से काम चला लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन उसने एक्सटेंड किया तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे वो देखिए। अब ये दो ग्राफ मान लीजिए ऐसे आ गए, दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट के लिए बने होंगे, तो क्या चेंज है इनमें? हमने जितना पढ़ा था वो पूरा अप्लाई किया, वो दोनों चीजें सेम आ गई। वो दोनों चीजें कैसी आ गई? सेम आ गई। जरा इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या हुआ। इसमें देखा मैंने ए कैसा, पॉजिटिव, डी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है, ऊपर देख रहा है तो ए पॉजिटिव हो गया। और मैंने कहा कि सी बताओ, तो सी आपने कहा कैसा, नेगेटिव। चलो ये तो समझ में आया क्योंकि सी नेगेटिव था, तो सी की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ए इनसे क्या हो गया, अलग हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए ठीक, अच्छी बात है। इसमें आए जरा, इसको देखा तो इसमें ए कैसा, आप कहोगे ए तो नेगेटिव, डी कैसा, पॉजिटिव, सी कैसा। तो देखो ना, सी तो बहुत आसान होता है कि वाई एक्सिस को कहां कट किया, ये सी होता है, तो सी कैसा, पॉजिटिव। तो ये भी डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें ए ने क्या किया, ए नेगेटिव हो गया। तो इनको तो हमने इनसे डिफरेंट कर लिया, लेकिन इन दोनों को अगर देखो, इन दोनों को देखोगे तो इनमें तो ये तीनों कंडीशन, तो अब क्या बताओगे, दोनों सेम ही है। डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, कैसे पहचानोगे? एक चीज, एक तरीका तो ये है, क्योंकि वर्टेक्स वाला अगर आपको पॉइंट पता होगा तब तो आप देख लोगे कि वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता है -b/2a, -d/4a, वही चीज यहां पे भी है। जो भी इक्वेशन दी होगी -b/2a निकालोगे एंड -d/4a आप कैलकुलेट करोगे। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आप जानते हैं, अगर इनका साइन कैसे आया, प्लस माइनस, तो आपको तो अच्छा हाँ ये वाला ग्राफ है। अगर इसको हमने सॉल्व किया, एबीसी के साइन होंगे। अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव आ गए तो आप कहोगे थर्ड में है। तो एक तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तरीका है हमारे पास। अब मान लीजिए ये फॉर्मूला वर्टेक्स आपको याद ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या करोगे? तो एक तरीका और है हमारे पास,
वो कौन सा? अरे क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए, होता है या नहीं? बिल्कुल जानते हैं। एबीसी सब हमारे पास रखे हुए होंगे, बिल्कुल रखे हुए होंगे। अब देखो इस केस में क्या होगा कि दोनों रूट्स जो हैं वो वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव का सम कैसा आएगा? नेगेटिव। मींस अगर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, कैसी आ रही होगी? नेगेटिव। अब देखो इसको और भी हम बढ़िया कर सकते हैं, कैसे? और अगर सही से देखें कैलकुलेशन करके कि बी का साइन भी मिल रहा है यहां से, कैसे? ए तो पॉजिटिव है, सॉरी राइट कर दीजिए जरा। ठीक है, तो लाइट गिरने से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो यहां से हम लोग देख रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, तो अगर ये दोनों रूट्स ही नेगेटिव हैं तो इनका सम भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मीनिंग माइनस बी बाई ए की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। और यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कि जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को इसमें मल्टीप्लाई कराओगे नेगेटिव में तो नेगेटिव ही रहेगा, और ये माइनस बी होगा। तो बी की वैल्यू अगर आप देखोगे माइनस से माइनस खत्म, तो जो बी की वैल्यू है वो कैसी है इस केस में? पॉजिटिव। तो बी का जो साइन निकालते हैं, तो सबसे मजेदार की बात ये है, भले ही लाइट गिरी लेकिन पॉइंट बहुत ही अच्छा आने वाला था इसलिए रोक दिया था वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे समझिए आप कि बी का जो साइन है वो थोड़ा सा मेहनत करके मिलता है हमें, क्लियर? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ए का साइन डायरेक्ट निकाला, डी का साइन देख के बता दोगे, सी का साइन भी देख के बता दोगे विद इन सेकेंड, लेकिन जब हम निकाल रहे होंगे बी का साइन तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा, तरीके और भी हैं जाने के, हम इस पॉइंट से भी जा सकते थे, लेकिन आप कोशिश करिए यहां से आइए कि दोनों ही नेगेटिव, तो उनका जो सम होगा वो कैसा होना चाहिए? माइनस बी बाई ए होता है तो वो भी नेगेटिव होना चाहिए। ए का साइन हमें ऑलरेडी पता होगा तो बी का साइन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? बहुत सारे तरीके हैं, हम बी माइनस बी बाई टू के साइन से भी जा सकते हैं। इस केस में अगर देखते हैं, इस केस में आप देखोगे पॉइंट कहां पे, तो माइनस बी बाई टू के साइन से हम इसको देख सकते थे, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर? इस केस में अगर आ जाओ, चलो एक बार देख लेते हैं। इस केस में आओगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? हम जैसे जानते हैं माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सम कैसा होगा? पॉजिटिव, तो माइनस बी अपॉन ए। और इस केस में ए कैसा है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बी कैसा होगा? माइनस को इधर ले जाओ तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो बी का साइन कैसा हो जाएगा इस केस में? नेगेटिव। तो इनमें इतनी सिमिलरिटी तो दिख रही थी, लेकिन ये अलग थे। अलग किस लिए थे? ये इंतजार कर रहे थे कि भैया बी के बारे में तो बात नहीं किए हो, तो बी के बारे में भी तो देखो। तो इसमें बी जो है वो कैसा आया? इस वाले केस में बी आया था पॉजिटिव, और इस वाले में बी कैसा आया था? नेगेटिव। ओके, तुक्का नहीं लगा देना, नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव बी मार दें, ठीक है ना? उसको देखोगे विधिवत उसको सॉल्व करोगे। ओके, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें हम लोग ए बी सी के साइन देखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करिए आप लोग कि वर्टेक्स को भी याद करें। क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ओके, चलिए आइए, तो ये क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी के पास पेन और कॉपी होगी, आप लोग साथ साथ ट्राई करते चलिए। इसमें ए बी सी पूछा गया है, आप एक चीज को और ऐड कर लीजिए, आप डिस्क्रिमिनेंट डी का भी साइन बताइए। आप यहाँ पे सभी जो जितने भी कर्व लिखे हुए हैं ये किसके लिए हैं? आपके y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए दिए हुए हैं। इस सभी में आपको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c में कोएफिशिएंट्स और डिस्क्रिमिनेंट d के साइन बताने हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहले में बताइए a का साइन, ए का साइन ऐसा करते हैं सभी में पहले एक एक करके सब निकाल लेते हैं, ठीक है? ज्यादा मेहनत ना लगे। इसको देखिए, ए का साइन कैसा है? नीचे देखा, कुछ देख रही नहीं, देखो नीचे देख रहा है कि ऊपर देख रहा है? ए तो इतनी बात थी, तो ए कैसा? नेगेटिव। अब डी की देख लेते हैं, जैसे पढ़े थे उसी सीक्वेंस में बढ़ते चलते हैं। डी को देख लेते हैं, दो जगह कट किया तो डी कैसा? दो जगह कट किया तो डी पॉजिटिव।
दो जगह कट किया तो डी पॉजिटिव, बिल्कुल याद होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम सी की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि बी कठिन होता है तो बी को लास्ट में देखेंगे। बी इन जनरल पूछता भी नहीं है जल्दी, ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा ध्यान से, देख के, समझ के, ठीक है। तो सी, ये तो सी होता है, पॉजिटिव साइड में है तो सी भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो तीन तो एकदम क्लियरली हमने बहुत आसानी से बता दिए। अब क्या बचा हमारे पास, बी। बी कैसे बताओगे, अब देखो ध्यान से, क्या ये सम वाला काम करेगा, यहाँ पे सम वाला चीज काम करेगा? अरे सम वाला काम नहीं करे, दोनों एक साइड में हो। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि इधर देखो दोनों एक साइड में थे, इधर थे या दोनों इधर थे, इनमें एक इधर है एक इधर है। अगर ऐसा कभी आ जाए तो हम बी का साइन कैसे देखते हैं, चलो इसमें देख लेते हैं हम एक बार। तो कैसे देखते हैं, हम एक चीज और जानते हैं ना, प्रोडक्ट, क्योंकि सम हम बता ही नहीं सकते इसमें, के वैल्यू बड़ी के वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, श्योरली नहीं बता सकते, लेकिन प्रोडक्ट तो बता सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए होता है, जानते हैं, स्टार्टिंग से देख के आए हैं। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा, सी बाई ए। और सी का यहाँ पे देखते हैं, सी कैसा है, नेगेटिव है, और ये नीचे क्या है, ए, अच्छा ए का साइन है, ये तो हम जानते हैं, ओके। तो ए बी का साइन यहां से बताने के लिए हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम ए का साइन यहां से और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम ए का साइन देखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ए की जो वैल्यू आई है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, जो कि पहले से थी। तो यहां से जो मेहनत हो रही, पॉइंट तो हमने बहुत बढ़िया सोचा हुआ है, लेकिन यहां से जो हमने ए की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे सॉल्व करी हुई है, ठीक है ना, वो पहले से ही हमें पता थी, तो यहां से बहुत ज्यादा काम ये चीज नहीं आई है। तो हमारे पास और भी एक चीज है, कौन सा, हम जानते हैं कि जो वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ये तो फिर काम आ ही जाएगा आखिरी में हमारे पास। देखिए ये एक्स वाला पॉइंट है, और ये हम जानते हैं अगर ये आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो एक्स वाला कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि बी का साइन चाहिए तो बी आना तो चाहिए, क्योंकि सम वाले में बी आता नहीं, सम वाले में बी आता है, सम हमें डिसाइड नहीं था, प्रोडक्ट वाले में बी आया ही नहीं, तो कोई हमें उससे फायदा हुआ नहीं, तो इससे ही काम चला लेते हैं। तो माइनस बी बाई टू ए को आप देखोगे ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब ए तो यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को इधर भेज दो, तो माइनस बी जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो बी का साइन बता लिया क्या हमने। तो एक चीज क्लियर हुई यहाँ पे कि बी का साइन कभी भी हमें देखना होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तब तो हमारा काम चल जाएगा सम ऑफ रूट से। लेकिन अगर अलग अलग साइन है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का जोड़ने पे हमें पता नहीं ना वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जीरो हो जाएगा, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग जाएंगे किस पे, इस पॉइंट पर। ये कितना होता है जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो ये एक्स वाली वैल्यू पे जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। ए की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो माइनस बी, और ये कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ साइन ही देखना है तो साइन को देख लो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। तो इस केस में समझिए ए की वैल्यू नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, नीचे देख रहा था, डी की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि दो जगह था, सी की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, बाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, और बी की वैल्यू निकाल ली हमने कैसे, माइनस बी बाई टू ए से। अब आसानी से इसी फेज में तुरंत एकदम खट 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 सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई इसमें टाइम हो गया नहीं। ऊपर देख रहा है ए की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, दो जगह कट कर रहा है, डी की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, नीचे कट कर रहा है तो सी की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। अब आ जाओ, अलग अलग, दोनों अलग अलग इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, अलग अलग, ये एक नेगेटिव रूट है एक पॉजिटिव, कभी भी हो तुरंत आप देखिए माइनस बी बाई टू ए को, तो माइनस बी बाई टू ए फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ए की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर भेज दिया, माइनस बी की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, तो बी की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। थोड़ा एनर्जी लाओ और समझो, क्लियर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके यहाँ समझ लीजिए हमने क्या चीज समझाई हुई है। तो ए बी सी और डी सभी के साइन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जरा इसमें देखते हैं, बताइए ए कैसा, ऊपर देख रहा है ए पॉजिटिव, डी कैसा, अरे टच कर रहा है तो डी जीरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी जीरो। सी की बात, ऊपर कट कर रहा है तो सी कैसा, पॉजिटिव। बी के लिए बात आ गई कि बी क्या होगा इसमें, तो देखिए समझिए इसमें, माइनस बी बाई टू ए, यहां पे देखो ये एक्स वाला पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो समझिए ए भी पॉजिटिव है तो माइनस बी, और नीचे जो लिखी हुई वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गया, तो माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव, तो बी की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। मींस यहां से बी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, कैसी हो गई साइन उसका, नेगेटिव।
ऐसा नहीं कि हम यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ अच्छा यहाँ तो पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बी का साइन कुछ भी हो सकता है, रट नहीं लेना कि नेगेटिव 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 हो रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। इधर आइए, नीचे देख रहा है ए कैसा नेगेटिव, एक जगह टच कर रहा है डी कैसा 0, नीचे कट कर रहा है, तो ए बी सी निकाल, ए सी डी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विद इन सेकंड कट से। बी में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो सी को निकालने आए, तो सी को अगर आप देखोगे तो सी कैसा नेगेटिव, सी कैसा नेगेटिव, सी नेगेटिव। अब बचा क्या बी, बी को देखिए, बी को देखने के लिए ये वाला पॉइंट तो क्लियर ही है, ये पॉइंट कितना होता है -b/2a, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो डायरेक्ट आप -b/2a, तो इसको लिखोगे नहीं, वो कितना होगा 0 होगा, डी 0 है तो ये अपने आप 0 हो गया। तो ये कैसा है नेगेटिव है, तो इसको समझिए -b/2a की वैल्यू, थोड़ी सी b को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कोई मेहनत नहीं है। -b/2a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव काट दो, तो b इक्वल्स टू a की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव को इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव बचेगा, तो b की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। यहाँ पे समझिए a कैसा आप कहोगे बिल्कुल पॉजिटिव होगा, a अगर पॉजिटिव, d कैसा, अच्छा न कट किया न टच किया, ये तो ऊपर ही रह गया, तो d की वैल्यू भी कैसी नेगेटिव होगी, d की वैल्यू नेगेटिव। सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए सी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी में ए सी डी में तो परेशानी, ऊपर कट कर रहा है, तो सी कैसा पॉजिटिव। बी के लिए देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो -b/2a की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्स, क्योंकि एक्स वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसको आप देखिए, ए जो है, ए कैसा पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर भेज दिया, तो -b की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो b कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके का है, ए बी सी डी सभी के साइन आपको बताने हैं इसमें, ठीक है ना। सफिशिएंट प्रैक्टिस हमने यहाँ पे कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से कर लोगे, इतनी सारी साइन आपसे पूछता भी नहीं है। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट इसको आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पैराबोला के अलावा भी कुछ अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो उनके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछता है, किसी एक जनरल आपको ग्राफ दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो नंबर ऑफ जीरोज बताने का बहुत अच्छा तरीका है। आप सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिए कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है उतनी उसके क्या होते हैं, जीरोज। बस एक स्पेशल पॉइंट है जिनको ध्यान रखिए कि ग्राफ जैसे मान लीजिए ये है, यहां से टच करते हुए जा रहा है, ग्राफ कभी भी ऐसे टच करते हुए किसी पॉइंट पे जा रहा होता है तो वहां पे 2 जीरोज होते हैं, तो 2 अब दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो 2 सेम जीरोज होते हैं उस पॉइंट पे। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्लियर, ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो समझिए, इसमें अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज बताइए, गिनिए, एक जगह कट किया, 1 2 3 4, तो कितनी जगह पे कट किया, 4 पॉइंट्स पे कट किया। तो इसमें अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज, आंसर क्या होगा, 4। आपसे कहेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज, तो इस क्वेश्चन में तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी आप आंसर बता दोगे, कितना बताओगे, 4 ही बताओगे, चारों अलग अलग है। क्लियर, 2 इसमें नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस केस में आंसर देने आओगे नंबर ऑफ जीरोज, तो एक तो यहां बताओगे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, टच कर रहा है तो 2 होंगे, वो भी सेम, तो 1 2 3 और 2 5। तो यहाँ पे अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज, तो आप बताओगे कितना आंसर, 5। लेकिन अगर कह दिया आपसे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज बताइए अलग अलग, क्योंकि 1 2 3 ये तो तीनों अलग थे ही, यहाँ पे 2 सेम थे, तो यहाँ एक ही काउंट होगा कि नहीं। अगर अलग अलग डिफरेंट की बात करेगा तो कितना आंसर दोगे आप, 4। तो ये गलती हो सकती है, तो इस चीज को भी आप समझ लीजिए। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह पे कट करेगा, वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। ओके, तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास इतने ही। आई होप आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़िए, लेक्चर समझ में आया होगा और बोर्ड आपके पास में ही है। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है ना। थैंक यू।